पिताजी मुख्यमंत्री रहे, फिर कांग्रेस में सामंजस्य बन पा रहा है, विचारधारा का मेल खा रहा है? क्या आप भाजपा में वापस आएंगे? निर्णय लेने से पहले आपने एक बार चिट्ठी या फिर किसी माध्यम से प्रधानमंत्री संपर्क करने का नहीं प्रयास किया? कांग्रेस ने आपको क्या कुछ जिम्मेदारी दी है अभी कि बस ज्वाइन करने के बाद आप घर पे ही हैं ऐसे? तुलसी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, राजनीति में मूल्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं, तो कांग्रेस की विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। अचानक भारतीय जनता पार्टी में पले बढ़े, पिताजी मुख्यमंत्री रहे, फिर कांग्रेस में सामंजस्य बन पा रहा है, विचारधारा का मेल खा रहा है? देखिए, विचारधारा और मूल्य आज की इस राजनीति में मेरे ख्याल से जो लोग बोलते हैं कि हम विचारधारा और मूल्यों के लिए काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गुमराह करने वाले नेता बहुत हैं। विचारधारा की हम बात करें तो गांधी जी की विचारधारा, दीनदयाल जी की विचारधारा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उसमें डाल के रखा था। जेपी की विचारधारा, बाद में अगर हम कह दें कि अटल जी की विचारधारा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अर्जुन सिंह जी की विचारधारा, श्यामा चरण शुक्ला की विचारधारा, ये मुख्यमंत्री के रूप में सेठी जी की विचारधारा। प्रकाश चंद्र सेठी इतने लंबे समय तक काम करते रहे, लेकिन उनके पास मकान नहीं था। ये विचारधारा और मूल्यों के लिए काम करने वाले व्यक्तित्व थे। लेकिन आज अगर हम बात करें वर्तमान में मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कौन सा बीजेपी का नेता के दावे से कह सकता है मैं विचारधारा और मूल्यों के लिए काम कर रहा है? कौन सा नेता था जो सड़क से उठ के आज ऐसे जगह पे बैठा हुआ है जहाँ उसके पास आलीशान मकान है, आलीशान ऑफिस है, आलीशान गाड़ियाँ हैं, मेरे ख्याल से दिन भर में 15 जोड़ी कपड़े बदलने की व्यवस्था है? तो ये क्या मूल्य और विचारधारा की राजनीति है? हम विचारधारा को स्थापित करने के लिए अपना सर्वस्व झोंक दें और उस व्यक्ति को, दीनदयाल जी ने तो कहा था कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मैं मजबूत बनाऊंगा। तो आज मध्य प्रदेश में गरीबी हटाओ कितनी हो गई? आज कह रहे हैं कि हम 1 रुपये किलो में अनाज दे रहे हैं, हम फलाना योजना चला रहे हैं, हम ढिमकी योजना चला रहे हैं। आप शिवराज जी का ही विदिशा जिला या बुधनी विधानसभा में हम देख ले, क्या गरीबी की संख्या कम हो गई? लगातार गरीब तो बढ़ते जा रहे, तो क्या ये विचारधारा और मूल्यों के लिए काम क्यों जा रहा है? तो मुझे नहीं लगता कि मूल्यों और राजनीति के लिए काम किया जा रहा। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, कांग्रेस में मैंने अभी विनय कुमार जी को देखा जो नरसिंहपुर से 2 बार विधायक रहे, पीएससी के चेयरमैन रहे, पीएससी के मेंबर रहे। मैंने सिर्फ उनको देखा था, मुझे किसी ने मिलाया तो मैंने उनका नाम सुना था। जब मैंने देखा गौर से कि मैंने यार ये व्यक्तित्व तो बिल्कुल सिंपल और साधारण है। जब मैं नीचे उतर के देख रहा कि ऑटो पकड़ के वो जा रहे थे, तो कांग्रेस में बहुत से व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति की है। और आज भी मैं दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस की राजनीति करने के लिए जो व्यवस्था कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई है उसके अनुरूप काम हो रहा। लेकिन भाजपा में तो आज की तारीख में एक होड़ सी मची हुई है कि हम कैसे ऊपर वालों को नीचे गिराएं और नीचा गिरा के उसको ऊपर हम बैठे, और उसके लिए जो संसाधन जुटाए जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। मैंने तो अपने क्षेत्र को देखा, जब मेरे पिताजी के क्षेत्र में ही 17.5 करोड़ का घोटाला हुआ, मैं शिवराज जी के पास गया, मैं हितानंद जी के पास गया, BD शर्मा जी तक गया, राष्ट्रीय नेताओं तक पहुंचा। उसमें सिर्फ ये हुआ कि 17.5 करोड़ में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक एंडेवर गाड़ी जो कि लग्जरियस गाड़ी होती, पार्टी के कुछ नेताओं को दान दी गई। अब वो दान स्वरूप जो उनको मिला, उस दान को लेकर उन नेताओं ने जो उपकृत करने वाले व्यक्ति थे उनको संरक्षण दिया। तो हम जनता के लिए बने हैं, हम दीनदयाल जी के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए बने हैं, तो ये हमारे सिद्धांत कहाँ रह गए? हम उस मूल्यों के लिए बने कि हम जनता की सेवा करेंगे। हमारे पास सत्ता एक सेवा का माध्यम है, लेकिन सेवा का माध्यम कहाँ हो तो आपके मेवा का माध्यम बन गया। आप क्या मेवा खाकर सेवा करना चाहते हो, तो ये कहाँ मूल्य बच गए? तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे लगता है कि मूल्यों की राजनीति आज की तारीख में बीजेपी के लिए बेमानी है। कहा जाता, बड़े बुजुर्ग कहते गुरु गुड़ रह गए चेला चिन्नी हो गए। तो आखिर वो कौन सा समय ऐसे आया कि शिवराज, आप तो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, शिवराज जी आपके अंडर में थे, छात्र थे, तो आप वहीं के वहीं रह गए, वो आगे निकल गया, CM है और आपको पार्टी छोड़ने की स्थिति निर्मित हो गई? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में रहा हूँ, जनसंघ के दीपक के नाम से मेरी पहचान है। मेरे पिताजी ने कभी मेरा समर्थन नहीं किया। अगर होता तो मेरे ख्याल से आज इतने मध्य प्रदेश के नेता हुए हैं जिनके नेताओं का परफॉर्मर अगर देख ले, तो मैं पहली बार में चुनाव लड़ा हमीदिया कॉलेज जैसे कॉलेज में। उस समय मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय कॉलेज था, कांग्रेस का बहुत ज़बरदस्त बोलबाला था। उस समय वो चुनाव लड़के जीतना, और उस समय के लोगों से आप पूछ सकते हैं, समकक्ष लोगों से, कि बहुत बड़ा एक राजधानी में बहुत बड़ी वो हुई थी राजनीति। लेकिन चूंकि मैं पिताजी के छत्र छाया में था,
और जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी का यह मानना था कि मैं पिताजी काम कर रहे तो मैं राजनीति में काम नहीं करूं। तो मैं अपने व्यवसाय के लिए, क्योंकि मुझे परिवार भी पालना था, मैं परिवार को राजनीति के माध्यम से थोड़ी पालने वाला, तो मैं एक छोटे से उद्योग की स्थापना करने के लिए देवास चला गया था। देवास में जाकर मैंने उद्योग लगाया, आज भी वो चला रहा हूँ, मैं सुचारू रूप से चला रहा हूँ। उस उद्योग से मैंने अपनी इनकम, आय के साधन प्राप्त किए, अपने बच्चों की शिक्षा दी, एक छोटा सा मकान जो रेवाड़ा टाउन में हो सकता, विधायकों के नाते मिल सकता, वो मैंने लिया। इसके अलावा मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो ऐसे दृष्टिकोण में शिवराज जी राजनीति में आए। राजनीति के आने के बाद भाजपा के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को स्थापित किया। स्थापित करने के बाद, चूँकि आपको पता है कि संपर्क की राजनीति भाजपा में भी तेज़ी से बढ़ने लगी। अटल जी अडवाणी युग का उस समय अंत जैसा हो रहा था। उस अंत की राजनीति में इन्होंने भी कुछ लोगों को पकड़ा और पकड़ के वो सीएम बने। और सीएम के बाद आपको पता है कि किस प्रकार की राजनीति शिवराज जी ने की है, उसका मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री को हमने शिवराज जी की उस राजनीति में खोते हुए देखा। राघव जी भाई को हमने उसमें खोते हुए देखा। अक्सर बहुत से ऐसे लोग जो उनके निशाने पे आए, लेकिन आज अगर हम देखें कि भ्रष्टाचारियों में जो शुमार आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी के दौरे में 2 मंत्रियों को कह दिया गया था कि 2 मंत्री प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं आना चाहिए। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि एक पार्टी में जिसे मुख्यमंत्री अपना श्रेष्ठ मानता है, उसे प्रधानमंत्री रोकता है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमियों को उजागर करने वाली बातें हैं। जोशी जी, मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, बड़ी बात कह रहा हूँ कि क्या जो अभी जिनको आप गिना रहे हैं कमियाँ, ये पार्टी से चले जाते हैं या फिर स्थिति ऐसी निर्मित होती है, तो क्या आप भाजपा में वापस आएंगे? वापसी की ऐसी कुछ मन में है? नहीं, देखिए, मैं कांग्रेस में जब आया तो मुझे 2 कारणों से आया। एक तो कमलनाथ जी मुझे विजनरी नेता लगे। दिग्विजय सिंह जी को लोग भले ही कैसा कहते हो, लेकिन दिग्विजय सिंह जी में नैतिकता इसलिए मैं मानता हूँ कि 1991 में मैं जब युवा था और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का ईसी का चुनाव लड़ा, उस समय बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, पटवा जी की, केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। उस दौरान मैं यहाँ चुनाव लड़ा, मेरी पार्टी मुझे हरा रही थी। जब मैं चुनाव जीत गया तो जीतने के बाद लोगों ने कहा कि देखो, आपको अपनी पार्टी हरा रही तो अपन पार्टी बदल लें। तो मैंने कहा ठीक है। 2 ही पार्टी होती थी। तो मैं कांग्रेस के पास संपर्क में आया, कुछ लोगों से बातचीत की, मोतीलाल जी वोरा से, चूँकि हमारे घर के बगल में रहते थे, उनसे बातचीत की, और 2-4 लोगों से बातचीत की। लेकिन बाद में मैं जब दिग्विजय सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया थे, वो अध्यक्ष थे, मैं उनके पास गया तो उन्होंने सिरे से नकार दिया कि मैं तुम्हें कांग्रेस पार्टी में नहीं लूँगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं लोगे? बोले जोशी जी जैसे नैतिक और सिद्धांतवादी व्यक्ति पर एक आक्षेप लगेगा कि वो अपने लड़के को संभाल नहीं पाए तो पार्टी को क्या संभालेंगे, इसलिए मैं आपको कांग्रेस में नहीं लूँगा। एक तो ये बात, और दूसरी बात, मेरा सारा मित्र मंडल जो उस समय था भोपाल में, उसमें 70% 80% लोग कांग्रेस में हैं। तो मुझे लगता है कि अब मैं भी उम्र के उस मुहाने पे हूँ जब अंतिम उस पे आया हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शायद रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे एक अच्छा वातावरण जिसे कह सकते हैं परिवार का, क्योंकि मैं अब जहाँ भी जा रहा हूँ, चाहे मैं राहुल सिंह जी से मिलता हूँ, चाहे अरुण यादव जी से मिलता हूँ, चाहे मुकेश नायक जी से मिलता हूँ, जिस भी नेता से मिलता हूँ, बड़े स्नेह से, और पिताजी की वो छत्र छाया जिसको कि उन्होंने सम्मान से देखा, सब लोग पिताजी के पैर पड़ते थे, पिताजी का अभिनंदन करते थे। तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे लगता है कि आज मैं परिवार के उस माहौल में आ गया हूँ। अब मेरा कतई विचार नहीं होगा, मैं अंतिम समय तक कांग्रेस में रहूँगा। पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनको राजनीतिक संत की संज्ञा दी गई है, तो उनके बेटे को आखिर ऐसा क्यों लगा कि नहीं, अब मेरे को भाजपा में नहीं रहना चाहिए? तो और आखिर एक मूल वजह क्या रही जो आपने भाजपा को बाय बाय कह के कांग्रेस का दामन थाम लिया? देखिए, एक बार माननीय शिवराज जी, हितानंद जी, वी.डी. शर्मा, ये तीनों बैठे थे। ये 28 अप्रैल 2023 की घटना है, और मैं उनके पास गया था कि मेरे पिताजी के स्मारकों को आप अभी तक नहीं बना रहे हो, अपने लिए आप काम कर रहे हो। मैंने स्पष्ट बोला था, और मैंने स्पष्ट कहा था कि आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आपके कपड़े जो हैं कहीं ना कहीं चमकदार दिख रहे हैं, आपके चेहरे चमकदार दिख रहे हैं, लेकिन आप मेरे पिताजी के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? और मुझे लगता है उसकी पीड़ा यही थी कि पिताजी ने कभी न कभी इनको अपनी स्वच्छ राजनीति के तहत पीछे किया होगा। कहीं एक सवाल और इस पे जोड़ता है, कहीं जोशी टाइटल लगने की वजह से तो ये नहीं चुकाना पड़ा कीमत? मुझे लगता है क्योंकि जोशी जी ने अपनी राजनीति में कभी किसी को रोक बख्शा नहीं है। उनको लगा कि गलत काम है तो उसी वक्त वो बोल देते थे। गलत का विरोध खुलकर उन्होंने किया, खुल के विरोध किया और सबके सामने कर देते थे। और उसी का परिणाम शायद पिताजी के इस स्मारकों को, इन नामकरणों को लेकर हमको भुगतना पड़ा, क्योंकि जोशी तो भोपाल के सांसद रहे। आप सोचो,
भोपाल के सांसद रहने के बाद भोपाल के उन नेताओं का जिनका भोपाल में कोई योगदान नहीं है, उनके लिए नामकरण हो रहा। मैंने कहा भी, उनको बताया भी, मैंने कहा आपने बाकी जगह नामकरण करते हैं, आप घोषणा करके आते हो, लेकिन जोशी जी के नाम का आप कुछ करना नहीं चाहते। तो उस दिन जो इनके जवाब थे, उस जवाब से मुझे लगा कि मुझे इस पार्टी में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा सिर्फ एक आदमी के लिए हम करेंगे। जब उन्होंने ये बोल दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो जोशी जी को आदमी समझकर और पार्टी में ले जाना चाहते थे, तो मैंने कहा एक मेरे पिताजी जिसको दुनिया संत कह रही, उसको ये आदमी कह रहे, तो ऐसी पार्टी में मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं। और दूसरा इनका भ्रष्टाचार, ये सब लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त है। पूरे के पूरे लोग कहीं न कहीं इस प्रदेश की राजनीति में जो जनता को बताया जा रहा वो नहीं है। मैं आने वाले समय में प्रमाण भी दूंगा। मैं शिवराज जी से मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि शिवराज जी, आप कहते हो मध्य प्रदेश मेरे दिल का, उसका मेरा ये फलाना, आज मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को ठेंगा शिवराज जी ने दिखाया। शिवराज जी के दोनों लड़के भारत में नहीं, भारत में भी कोई संस्थान नहीं मिला उनको। उन्होंने एशिया का सब कॉन्टिनेंटल कहते हैं जिसमें, उसके बाद एशिया कहते हैं। आपने दोनों बच्चों को 7 समुंदर पार इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ाया। तो क्या भारत में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा पाए? आपको अपनी व्यवस्था पे नहीं, खुद का ऑपरेशन कराने दिल्ली गए थे, बॉम्बे गए थे। अरे ये बातें ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। एक तरफ हमारे पिताजी ने जब मुख्यमंत्री थे तो मैं सुभाष गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता था, मेरी बहन कमला नेहरू शासकीय विद्यालय में, एक बड़ी बहन नूतन कॉलेज में। तो हमारा परिवार तो हम शासकीय तंत्र पे भरोसा करने वाले। हमारा इलाज भी हुआ तो जेपी हॉस्पिटल में या हमीदी हॉस्पिटल में। लेकिन आप सत्ता के तंत्र को इस पकड़ कर मरोड़ के पेश करते हो कि मैं तो बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ और सीधा साधा आदमी होकर जीवन जिंदगी चाहता हूँ। तो एक तरफ आप अपना छद्म रूप दिखाते हो, दूसरी तरफ आप वो असली चेहरा जनता को दिखाना नहीं चाहते हो। और अब तो अंदर हद कर दी कि जहाँ मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में ये 15 महीने रहे, वो मकान इनको छोटा लगा। उस मकान को बगल में जो एक मकान और था स्वर्गीय नंदू भैया का, उसको तोड़ के एक आलीशान मकान बनाया। तो क्या मुझे लगता है कि राजनीति में जो दिखाया जा रहा है चेहरा, वो इनका चेहरा नहीं है। और मुझे उस समय बहुत पीड़ा हुई, व्यथा भी हुई कि इन्होंने पिताजी को आदमी कह दिया और दूसरी तरफ अपने लिए अटूट संपत्तियाँ बटोर रहे कि जाके 7-7 पीढ़ियाँ हो जाए। अरे भाई, मैंने तो अपने पिताजी से सीखा, पिताजी तो कहते भी थे कि मैं संपत्ति का क्या करूँगा, इसलिए उन्होंने भोपाल में कोई मकान नहीं बनाया। जबकि भोपाल के सांसद रहे, वो तो अगर कहते जनता के द्वारा में पता। तो ऐसे दृष्टिकोण में मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में मैं जिन बातों को लेकर आया उसमें सबसे बड़ी व्यथा मेरी पिता की थी। और एक पुत्र होने के नाते लोग भले ही कितना ही उसका वो विरोध करे, कोई सिद्धांत और नीति की राजनीति है नहीं। आज अगर शिवराज जी और बी.डी. शर्मा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर साफ गोई से बात करना चाहे तो गंगा में बैठ के बात करें, मैं उनसे जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्या कांग्रेस की सरकार आएगी, जिस तरह से आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष चाहे तमाम, तो क्या जांच होगी इनकी? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये कांग्रेस की सरकार को फैसला करना, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। नहीं, आपके दृष्टि नजरिए से क्या लगता है, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं अपने कार्यकर्ता होने के नाते जितने मेरे पास वो हैं तथ्य, उन तथ्यों को लेके जाऊँगा। अभी भी मैं तथ्यों को लेके गया हूँ बहुत सी बार। मैं लोकायुक्त में गया, यूडब्ल्यू में गया हूँ, विभागीय मंत्रियों के पास गया, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इस रूप में आया हूँ। लेकिन आने वाली वजह क्या हो सकती कार्रवाई न होने की? सत्ता है इसलिए सब शक्तियाँ भी घबराई हुई हैं। सत्ता का संरक्षण उनके पास है। जब संरक्षण होता है ना, तो आदमी बेखौफ होकर ही काम करता है। वो बेखौफ होकर काम भ्रष्टाचार का इस प्रदेश में 5 साल से हो रहा है। लेकिन आपने जो पूछा कि कांग्रेस आएगी तो कार्रवाई करेगी कि नहीं, ये कांग्रेस का जो मुखिया सरकार होगी उस पर निर्भर है। लेकिन मैं अगर उस कांग्रेस की सरकार के पास जाऊंगा, और मैंने पहले भी जब ज्वाइन की थी तब माननीय दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी को बताया था, उन तथ्यों पर वो काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, ये 2 बातों पे और बातचीत करेंगे, विराम देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना और कांग्रेस की नारी सम्मान योजना दोनों कैसे देखते हैं? देखिए, लाडली बहना योजना शिवराज जी को तब ध्यान में आई जब हिमाचल के और कर्नाटक के चुनाव का रिजल्ट आए। तो मैंने कहा ना, शिवराज जी सिर्फ चुनाव जीतना चाहते। शिवराज जी तो 18 साल से मुख्यमंत्री है। एक तरफ तो कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहा। तो ये योजना लॉन्च करने की इस समय क्या आवश्यकता पड़ी? सिर्फ चुनावी ढकोसला है। और चुनावी ढकोसले में आपने देखा कि कमलनाथ जी, चूँकि कांग्रेस सरकार ने ये योजना कर्नाटक में लॉन्च की थी, ये योजना हिमाचल में लॉन्च की थी, तो लाडली बहना योजना के तरह नारी सम्मान योजना आई। और उसमें उन्होंने कहा कि 1500 रुपये और 1 सिलेंडर हम
अपनी बहनों को देंगे, क्योंकि सिलेंडर मिलेगा तो उसके घर के खर्चे का सीधा सीधा मार्जिन कम हो जाएगा, सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। फिर शिवराज जी ने क्या बोला, मैं 3,000 रुपये दूंगा। अगर कमलनाथ जी या कोई दूसरी पार्टी बोलेगी कि हम इससे ऊपर देंगे तो शिवराज जी फिर बढ़ा देंगे। तो शिवराज जी लगता है सौदेबाजी करने में माहिर हो गए। जिस प्रकार सौदेबाजी से उन्होंने सरकार बनाई, एक मैं तो कह सकता हूँ कि ऐसे व्यापारी जिसकी बाजार में क्रेडिबिलिटी कम हो रही, समाप्त हो रही, अपने क्रेडिट को बचाने के लिए अपनी दुकान को, जैसे लोग कहते हैं ना, सेल लगा दी। आज राजनीति में सेल लगा दी शिवराज सिंह चौहान ने, और एक सेल के माध्यम से वो कोई भी माल, चाहे वो डिफेक्टिव हो, चाहे किस प्रकार का, खरीद तो रहे और जनता में फिर उसको भेजने की कोशिश करके इस मध्य प्रदेश को इस सेल में उतार के बहुत कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे। अब भी जो आंकड़ा मैंने एक पेपर में पढ़ा, 3,16,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश का, 3,40,000 करोड़ का कर्ज। अब तुम्हारे पास पैसा इतना नहीं है, बजट तुम दे रहे हो और आज की तारीख में लगातार घोषणा कर रहे हो। तो लोग तो कह रहे हैं कि शिवराज जी शायद आने वाले कल में एक ऐसी घोषणा करेंगे जो दुनिया को आश्चर्यचकित कर देगी। दुनिया, शिवराज जी कहेंगे कि आज तो मैंने तीर्थ यात्रा में लोगों को तीर्थ पहुँचाया, अभी मैं हवाई जहाज से पहुँचा रहा हूँ। आने वाले समय में मध्य प्रदेश पहला वो राज्य होगा जो मंगल पे ये तीर्थ यात्रियों को पहुँचा के मंगल के दर्शन कराएगा। शायद वो काम जो आज दुनिया नहीं कर पाई, वो शिवराज जी कर दिखाएंगे। सीधी पेशाब कांड और पटवारी भर्ती घोटाले पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, घोटाले का तो मैंने बताया ना। अब शिवराज जी, मैं तो बहुत छोटे समय से काम कर रहा हूँ और मैं उस समय से मेरा इनका कहीं वो रहा है मनमुटाव, सीधी बात बता दूँ, इसको स्वीकार करता हूँ। जो उस समय के लोग हैं बीजेपी के, वो बता सकते हैं। मनमुटाव होने की वजह कहीं ये तो नहीं थी कि काबिलियत को पहचान नहीं मिली, काबिलियत को जगह नहीं मिल रहा है और जो कह सकते हैं अयोग्य व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, योग्यता को पीछे धकेला जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं था मनमुटाव की वजह? नहीं, देखिए, शिवराज जी अब काबिलियत की रखते नहीं रखते, उनकी जो एक नेता के रूप में जो उनका कर्तव्य था, उस कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करना था। उन्होंने कॉलेज में भी नहीं किया, क्योंकि मैं जब कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष चुनाव लड़ा था, उन्होंने उस समय भी कहा था इसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। फिर आपने कहा था? शिवराज जी ने कहा था। अच्छा, आपके लिए कि इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? उस समय भी था, उस समय भी शिवराज, चूँकि गिरबाजी होती है, मैं जिन नेताओं के साथ था वो शिवराज जी के खिलाफ थे। शिवराज जी जब युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने मुझे कभी टीम में स्वीकार नहीं किया और उसी के कारण मुझे भोपाल छोड़ के देवास जाना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अब यहाँ कुछ भी मुकाम हासिल नहीं कर पाऊंगा। शिवराज जी उस ऊंचाई पे आ गए जहाँ मुझे रोक सकते, तो मैं रुका भी वहाँ भी। उसके बाद आपने देखा होगा प्रदेश का, जब वो मुख्यमंत्री बने, पहला उनके मंत्रिमंडल में स्पष्ट कहा था पहले साल के किसी आदमी को नहीं लिया जाएगा। अर्चना चिट्टे से उमाशंकर गुप्ता उसके उदाहरण है। दूसरे साल उन्होंने कहा दूसरी बार वालों को नहीं लिया जाएगा, उसमें भी लिया गया। तीसरी बार मुझे, मेरे कारण से नहीं, मेरे पिताजी के कारण नहीं, सिर्फ अनंत कुमार जी के दबाव के कारण लेना पड़ा, क्योंकि अनंत कुमार ने कहा कि तीसरी बार विधायक बना, इस आदमी को क्यों नहीं ले रहे। अनंत कुमार जी के दबाव के कारण मुझे लेना पड़ा। विभाग मुझे ऐसा दिया गया जिसमें मैं उमाशंकर गुप्ता और पारस जैन जी के साथ काम कर रहा था। मेरे पास कोई पावर नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था, फिर भी मैंने अच्छा काम किया। मुझसे पूछा गया कि आगे कहाँ करना चाहते हो। जब कैबिनेट का रिसफलिंग हुई तो मैंने कहा कि मुझे उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में काम करने की इच्छा है, मैं हमेशा शिक्षा में काम करता रहा हूँ, तो मुझे अगर बनाना तो यहाँ बनाइए। मुझे बनाया क्या, तकनीकी शिक्षा का, और तकनीकी शिक्षा में भी मैंने काम की जब शुरुआत की, मैं मध्य प्रदेश में दावे से कह सकता हूँ कि ITI की जो हालत ख़राब थी, उस समय हमारे ITI में, सरकारी ITI में 44,000 सीटें थी। 44,000 सीटों में 54,000, उनमें से 22,000 सीटें भर्ती थी, हमारे ITI खाली थे। हमने एक अभिनव योजना चलाई थी, हमने क्रिकेट प्लेयर श्रीकांत जी को, जो भारतीय टीम के कप्तान भी रहे, उनको बुलाया था। कृष्णमाचार्य श्रीकांत ने वो योजना लॉन्च की थी और उस योजना के माध्यम से हमने कहा था कि चलो रोजगार की पढ़ाई, चलो ITI। और उस ITI की पढ़ाई का आज मामला ये है कि हमारे यहाँ 54,000 सीट पूरी भर्ती और आज वेटिंग ITI में लग रही है। तो हम स्किल डेवलपमेंट का काम करना चाहते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था, उसको भी पूरा करना चाहते थे, लेकिन शिवराज जी ने उसमें भी अड़ंगे अटकाए। मेरे 2.5 साल के कार्यकाल में 3 PS मेरे यहाँ हुए और PS को ही कह दिया गया था मंत्री की बात आपको नहीं सुनना है। पहला PS ने जब लगा कि मंत्री ठीक काम कर रहा तो सुनने लगा तो हटा दिया, दूसरे PS को हटाया, तीसरे PS तो उनके विभाग जो प्रमुख सचिव थे उन्हीं को बना दिया गया। तो ऐसे मुझे लगता है कि शिवराज जी कहीं ना कहीं जिसके प्रति सोच लेते हैं उसको वो पूरी शिद्दत से निभाते हैं और निभाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मेरा उनका जो विरोध है वो आज भी नीतिगत है और मैं उस नीतिगत विरोध के साथ साथ जो उन्होंने मेरे पिताजी पे प्रहार किए उसके खिलाफ मैं लगातार उनके खिलाफ बोलूँगा और बोलता रहूँगा।
इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले आप जैसा कह रहे हैं कि आपकी बातों से लग रहा है ऐसा है जो एक नारा भी चला था कि मोदी तुमसे बैर नहीं, शिवराज तेरी खैर नहीं। तो निर्णय लेने से पहले आपने एक बार चिट्ठी या फिर किसी माध्यम से प्रधानमंत्री संपर्क करने का नहीं प्रयास किया कि भाई मेरे पिताजी राजनीति में इतना समय दिया, उनको राजनीति संत कहा जाता है, आज तक उन्होंने विरासत में कुछ नहीं बनाई, तो एक बार विचार कीजिए, ऐसा कुछ संपर्क आपने नहीं किया? नहीं, देखिए, कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसको बदलना ही पड़ता है। और मैं जानता हूँ कि जो लोग आज की तारीख में उनको मैं बदल नहीं सकता था। मैं कितनी बड़ी गुहार लगाता, क्योंकि अब ये तो गिरोह बन गया है, गिरोह। और ये गिरोह के खिलाफ मैं अकेला लड़ नहीं सकता था। मैं अपनी आवाज़ उठाता। पहले भी आपको याद होगा कि मैं विधानसभा के चुनाव के पहले भी माननीय नड्डा जी से मिला था। नड्डा जी ने कहा था कि व्यवस्था हम ठीक करेंगे, बात ठीक करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी मेरे पास आए, हमारे घर आए थे। नरेंद्र सिंह जी ने मुझसे बात की थी फ़ोन पे। लेकिन अभी जो स्थिति बनी, उससे लगता है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, वो भी उपकृत है। आप देखें बीजेपी का नेतृत्व ठेठता कहाँ है? नूरे सबा, जहन्नुमा, उनके आगे पायलट गाड़ी चाहिए, पीछे पायलट गाड़ी चाहिए। अरे तुम्हें कोई पहचानता नहीं तो तुम्हें जान से क्यों मारेगा भाई? लेकिन तुम उनको सुरक्षाकर्मी चाहिए। तो ये कि राजनीति में जो एक नया डेकोरम आया है कि हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए कैसे संस्कारी संसाधनों का उपयोग करें। आपको याद होगा बीजेपी की सरकार जब समाप्त यहाँ पे हट गई थी, 15 माह के दौरान कम से कम 5 नेताओं को कैटेगरी बदल के ऐसी सुरक्षा दी गई कि उनके आगे पीछे 150 पुलिस वाले चलें, क्योंकि 150 पुलिस वाले चले तो हमें ही पहचान होगी। हम तो अपने पिताजी के साथ अटैची उठा के, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद हटे तो रेलवे स्टेशन छोड़ने में ही जाता था, उनका बैग उठा के मैं जाता था पीछे पीछे, तो 150 लोग उनके पैर पड़ने वैसे ही आ जाते थे। तो तुम अपनी छवि ऐसी बनाओ ना। आज अटल जी का नाम हम लेते हैं, या आज हम किसी भी नेता का, बड़े नाम का, जिसकी नीति सिद्धांतों पर काम किया। आज भैया हम कह रहे हैं मुलायम सिंह जी को उत्तर प्रदेश में, तो मुलायम सिंह जी का भी एक नाम था, लोग उनके पीछे भागते थे। तो बहुत से नेता ऐसा हुए हैं जिनके पीछे लोग भागते रहे। लेकिन आपने इस प्रकार का साधन जुटाकर क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? एक तरफ आप कह रहे हो कि हम साफ सुथरी राजनीति, पार्टी विद डिफरेंस, दूसरी तरफ आप बड़ी बड़ी यात्राओं में जाते हो। और जो राष्ट्रीय नेतृत्व आया उसको मध्य प्रदेश की पहचान ही नहीं है, क्योंकि देवास में जितने नेता आए प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के, उन्होंने कभी मेरे पिताजी के बारे में नहीं पूछा। अगर वो पूछ लेते, भोपाल आए, कभी वो पूछ लेते नहीं जोशी जी का परिवार आज की तारीख में क्या कर रहा, वो नहीं पूछा। तो मैंने कहा जब इनको चिंता नहीं है तो मैं इनकी चिंता क्यों करूं? मैं तो ये समझ रहा था। और दूसरा मैं जानता हूँ कि नक्का दिखाने में तूती की आवाज़ क्या होती है, वो आवाज़ मेरी बन के रह जाती है। और मैं अपने आप को उस समय के लिए कसोटता कि मैंने वो निर्णय क्यों तब नहीं लिया जब मुझे लेना था, इसलिए मैंने ये तत्कालिक निर्णय लिया। आप शिवराज सिंह चौहान को उनके विधानसभा से लड़ने के लिए खुनी चुनौती दे रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट देगी तो पार्टी टिकट देगी। कुछ गए होंगे तो बातचीत हुआ होगा कि हमको टिकट चाहिए या राज्यसभा चाहिए, या फिर कुछ तो बातचीत हुआ होगा? नहीं, देखिए, पार्टी के नेतृत्व को मैंने बता दिया, मैं बिना शर्त आया हूँ। और बिना शर्त इसलिए कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो सीट पे काम कर रहा है, जिसमें अगर आप मुझे लड़ाना चाहते हो, तो वो 4-5 साल से काम कर रहा है, 4 साल से, और उसकी जगह मैं जाके कह दूं कि मैं कांग्रेस। मान लीजिए पार्टी अगर टिकट देती है तो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आप लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे मैदान में? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मैंने कहा था कि शिवराज जी जिस राजनीति से आया उस राजनीति का मैं उनसे ऊपर रहा। परिणाम क्या होगा उसका? परिणाम हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि आज शिवराज जी के छद्म कामों को, छद्मता को जनता भाप चुकी है। और खास करके बुधनी क्षेत्र में वो गरीब लोग, दिनहीन लोग, जो कहीं ना कहीं जानते हैं कि इस व्यक्ति ने सिर्फ अपने व्यक्तित्व को चमकाने के लिए झूठे नारे दिए, और झूठे नारों के दम पर या आज उस पद पे पहुंच गया जहां वो जनता को ठीक कर सकता था, जनता को उपकृत कर सकता था, जनता को साधन और संसाधन मुहैया करा सकता था। लेकिन वो साधन और संसाधन मुहैया विभिन्न क्षेत्र है। और आज भी हम देख लें कि वहाँ गरीबी की रेखा से कितने लोग उठे, आंकड़े से ही पता चल जाएगा। उनकी लाडली बहन योजना के उनके क्षेत्र की महिलाएं क्या कह रही है, अभी टीवी पे एक वायरल हुआ था। तो ऐसे दृष्टिकोण में मान सकता हूँ कि आज की तारीख में जनता में बदलाव चाहती है और बुद्धि में भी बदलाव होगा। पिताजी को राजनीतिक संघ की संज्ञा मिली तो आप भी उन्हीं पग चिन्हों पे चलना चाहेंगे, या फिर अपने बच्चों, परिवार के लिए कुछ विरासत या कुछ छोड़ना चाहते हैं कि ऐसे जैसे वो आपके लिए छोड़ के चले गए, अकेला आप संघर्ष कर रहे हैं, वैसे आप भी ऐसा छोड़ तो नहीं देंगे? देखिए, पिताजी की राजनीति, मेरे ख्याल से उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया था, या भट्टी में इतने तब गए थे कि उनकी आग के सामने कोई ठहर नहीं पाता था। जमाना भी अलग था, वो युग भी अलग था। आज राजनीति में परिवर्तन बड़ी तेज़ी से हो रहा है, और इस तेज़ी में मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने पिताजी की धूल बराबर भी नहीं हूँ। मुझसे भी बहुत सी गलतियाँ हुई है जो पिताजी के उस संतत्व को कहीं ना कहीं पीड़ा पहुँचाएगी।
लेकिन ये गलती मैं नहीं कबूल करूँगा कि मैंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की, ये पिताजी के लिए दुखदायी होगी। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ कि पिताजी की राजनीति में चलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसको पूरा करना मेरे बस की बात नहीं, मैं उनकी धूल के बराबर भी नहीं बन पाऊँगा। और शायद ये मुझे एक ज़िंदगी भर की टीस रहेगी। हर पुत्र अपने पिता से आगे बढ़ना चाहता, लेकिन मैं उनसे पीछे ही रह पाऊँगा, ये मुझे लगता है। कांग्रेस की इस बार विधानसभा चुनाव कितनी सीटें आ रही हैं? कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ, मेरे ख्याल से अच्छे बहुमत के साथ, क्योंकि सब दूर जहाँ से संदेश आ रहा है, बदलाव का संदेश आ रहा है, कई जगह तो पूर्ण सफाई का संदेश आ रहा है। और दूसरी तरफ मैं जानता हूँ कि जो स्ट्रेटेजी बीजेपी की आज की तारीख में है, वो बीजेपी आज संगठन नहीं, बीजेपी आज कहीं न कहीं एक कुनबा बन के रह गया, कुछ लोगों का एक गिरोह बन के रह गया। और वो गिरोह मध्य प्रदेश को चलाना चाहता, तो मध्य प्रदेश का वो भाजपा का स्वाभिमानी कार्यकर्ता जिसने देश हित के लिए जनसंघ और बीजेपी के साथ काम किया, वो इनके साथ कतई काम करने के लिए तैयार नहीं है। और वो भी इस बदलाव में कहीं ना कहीं साक्षी। मुझे जनसंघ के ज़माने के अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, जब मैं जाता हूँ मुझे बुलाते हैं, मैं उनके चाय के लिए जाता हूँ, नाश्ते के लिए जाता हूँ, भोजन के लिए जाता हूँ, तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम अब अंतिम समय में पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस बदलाव में कहीं ना कहीं आपके साथ है। और बदलाव में हम इस बार कांग्रेस को अपना मतदान शायद आज़ादी की बात पहली बार देंगे, ऐसे भी कहने वाले लोग मुझे मिले। अभी कांग्रेस ने आपको क्या कुछ जिम्मेदारी दी है अभी कि बस ज्वाइन करने के बाद आप घर पे ही हैं ऐसे? जैसे मैंने कहा कि मैं कोई पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया ना। फिर भी ऐसे कुछ बोला होगा कि आप कार्यकर्ताओं से मिलिए या फिर संगठन को मजबूत कीजिए, अभी कुछ तो बोला होगा। देखिए, कांग्रेस की प्रारंभिक जिम्मेदारी मेरी होती कि मेरी वो सीट जिससे पिताजी लगातार 8 बार जीते, बागली जो कि हमारा परिवार है, वो सीट कांग्रेस को जिताना, जो कि 62 के बाद से कांग्रेस में चुनाव नहीं जीती, एक बार जीती। दूसरा कन्नौज खातेगांव क्षेत्र, जो लगातार 5 चुनाव से कांग्रेस हार रही है। तीसरा हाटपिपलिया क्षेत्र, जहाँ से मैं विधायक 2 बार रह चुका हूँ। इन 3 सीटों पे मैंने पूरा फोकस करके अभी अपना पूरा टाइम कांग्रेस के लिए दिया। छोटे से छोटे कार्यक्रम में जाता हूँ, 5-5 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करता हूँ। आगामी समय में माननीय कमलनाथ जी का कहना था कि आपको संभाग स्तर पर जाकर एक बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर ये काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जुलाई लास्ट वीक में मेरे कार्यक्रम बनना चालू हो जाएंगे। मैं अगस्त तक पूरे प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं से एक बार मिलकर वहाँ की जनता को इस परिवर्तन के लिए, जो परिवर्तन मैंने अपने मन से किया है, ये बात सही है कि मेरे मन से मैंने किया, लेकिन उस परिवर्तन में जनता चाहती है, जब मैं उनको बातें बताऊंगा तो स्पष्ट आ जाएगी कि जोशी जी का व्यक्तित्व और ये लोगों का व्यक्तित्व, आज दोनों के व्यक्तित्व में कहीं जो एक छद्मता दिख रही है, जिसमें जोशी जी का तो एक उजला चरित्र, और दूसरी तरफ आप जोशी जी का नाम लेकर कह रहे हो कि हम उस पार्टी के लोग हैं, तो उस पार्टी को ना तो आप बचाने का प्रयास कर रहे हो ना बढ़ाने का प्रयास, अपने को बचाने और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो। तो अपना और पार्टी दोनों का जो डिफरेंस आज कार्यकर्ताओं को बताना है, वो मेरा मूल उद्देश्य, मैं उस कार्यकर्ता तक पहुंचाने का प्रयास करूं। चलिए अंतिम सवाल ये कर लेते हैं, जिस विषय को लेकर आपने भारतीय जनता पार्टी की छोड़ा, आपके पिताजी की स्मारक प्रतिमा नहीं लग पा रही थी, तो कांग्रेस ने क्या कहा, कब तक कांग्रेस उस आपने जो आपकी बात थी, आपके अपने पिताजी की फोटो लेकर कांग्रेस को ज्वाइन किया, तो कब तक आपकी बात कांग्रेस मान जाए, कब तक प्रतिमा लग जाएगी? पहले भी मैंने कहा कि पिताजी की जितनी सम्मान कांग्रेस में होता था तब बीजेपी में कम होता था, क्योंकि बीजेपी में गुटबाजी थी, आपको पता है, एक गुट जोशी जी को स्वीकार नहीं करता था, लेकिन कांग्रेस में सर्व स्वीकार थे। अर्जुन सिंह जी से इतनी बड़ी वो हुआ, लेकिन राहुल भैया बहुत सम्मान से जोशी जी को देखते थे। हमारे अरुण यादव जी को मैंने देखा कितनी बार, वो जोशी जी के नाम को बहुत सम्मान से वो करते थे। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितना सम्मान उनके दिल में जोशी जी के प्रति रहा है। तो एक सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं, और इस सम्मान को लेकर लगातार उनका कद, मैं तो चाह रहा हूँ कि आज तो आप देखें कि कांग्रेस के कार्यालय में भी जोशी जी और बीजेपी के कार्यालय में भी जोशी जी है। तो कांग्रेस ये कह के विरोध कर सकती थी कि हम जोशी जी का सम्मान नहीं करेंगे। मैंने कहा कि मैं अपनी विरासत लेके आ रहा हूँ, ईमानदारी, आपको उसको सहेजना पड़ेगा। तो उन्होंने सहजता से उस फोटो को स्वीकार किया। तो आज मेरे ख्याल से नैतिकता में भी कांग्रेस बीजेपी से आगे है, और चाल चरित्र की राजनीति जो बीजेपी छद्म रूप से कर रही है, उसमें भी जनता तक अगर ये संदेश पहुंचेगा तो कांग्रेस आगे हो जाएगी। सरकार बनने, मान लीजिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनी, तो सरकार बनने कितने दिनों बाद आपकी अपेक्षाएं हैं कि संभावना है कि वो उनकी स्मारक बन जाए? ये सरकारी नीति नियमों के तहत होता है, लेकिन नामकरण तो तत्काल हो जाते हैं, तो नामकरण तो सरकार तत्काल कर देगी। बाकी कुछ बातें जो हैं उनको पूरा करने के लिए जो एक सरकारी नियम कायदे कानून होते हैं, उनके फॉलो होने के बाद तत्काल हो जाएगा। तो ये थे जोशी साहब, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ तमाम सवालों का जवाब दिया। इनका कहना है कि हम कांग्रेस में गए हैं, बिना किसी शर्त के गए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार उपेक्षा कर रही थी, पूज्य पिताजी की इनके उपेक्षा कर रही थी,
उनके देहांत उपरांत जो समाधि बनाने की बात हुई थी, स्मारक बनाने की बात थी, उन्होंने पूरा नहीं किया, जिससे मैं दुखी हूँ और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। मेरी कांग्रेस से किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं है कि मुझे टिकट दे और चुनाव लड़वाए। जो जिम्मेदारी देगी उसका मैं बखूबी से निर्वहन करूँगा। और इनका कहना है कि इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। इस खास बातचीत को हम यही विराम देंगे। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। पिताजी मुख्यमंत्री रहे, फिर कांग्रेस में सामंजस्य बन पा रहा है, विचारधारा का मेल खा रहा है। क्या आप भाजपा में वापस आएंगे? निर्णय लेने से पहले आपने एक बार चिट्ठी या फिर किसी माध्यम से प्रधानमंत्री संपर्क करने का नहीं प्रयास किया? कांग्रेस ने आपको क्या कुछ जिम्मेदारी दी है अभी कि बस ज्वाइन करने के बाद आप घर पे ही हैं ऐसे?